वंस हमने एसईओ वाला पार्ट जो है विजिबिलिटी को सामने रखते हुए एसईओ वाला पार्ट जो है वो कवर अप कर लिया, देन हमारे लिए जो मेजर विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमारी जो पॉइंट रह जाता है वो रह जाता है कि हमारी एड प्लेसमेंट जो है वो क्या है। अब एड प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले तो अगर हम कैंपेनिंग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट डाउन ऑफ द टेबल करनी होंगी कि ताकि फिर वो आगे की हमारी जो सेशंस हैं और डिस्कशंस हैं वो इन लाइन रहें, इन फ्रीक्वेंसी रहें। कि हमारे पास अगर हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स को जो कैंपेन हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो सेटअप कर रहे हैं, उनको अगर हम कंसिडर करें, तो अकॉर्डिंग आई मीन मैं उसको ना 4 सेगमेंट में जो है वो डिवाइड कर सकता हूँ, कि 4 तरह के मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ कैंपेन्स जो हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है? सबसे पहला है हमारे पास रैंकिंग का, कि हमारा टारगेट जो है यहाँ पर रैंकिंग होती है, ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग होती है। अच्छा, रैंकिंग में क्या चीज़ मैटर करती है, वो मैटर ये करती है कि मेरा मतलब मेरी लिस्ट पे ट्रैफ़िक या कन्वर्जन आए रेलेवेंट सर्च टर्म से जो मैं ऐसी सर्च टर्म से जो मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है, वहाँ से मुझे ट्रैफ़िक आए या कन्वर्जन आए। वो मेरे रैंक्स को बूस्ट करती हैं। अब वो चाहे वो कोई कीवर्ड हो, चाहे वो मेरा कोई कंपैटिटर हो जो मेरा एक रेलेवेंट एसिन बन जाता है। अगर इनसे मुझे क्लिक्स आ रहे हैं या मुझे कन्वर्जन आ रही हैं, तो ये मेरी रैंकिंग को बूस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि उनकी ऑडियंस जो है वो अमेज़न के लिए स्पेसिफाइड है और वन्स उन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट या उन एसिम के अगेंस्ट हमें कन्वर्जन या ट्रैफिक इस सेंस में कि उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर हमारा ऐड नज़र आता है और बाइक उस पे बायर जो है वो उसके ऊपर क्लिक करता है, दैट मीन्स कि वो एक इंटरेस्ट शो कर रहा है। सो वो भी एक रेलेवेंसी जो है ना वो बिल्ड अप करता है कि ये प्रोडक्ट जो है इस पर्टिकुलर सर्च टर्म से कनेक्ट करती है और रेलेवेंसी आ जाती है। तो उसकी वजह से हमारे रैंक जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने कन्वर्जन लेनी है या ट्रैफिक बिल्ड करना है ऑन रेलेवेंट सर्च टर्म्स, ठीक है? अच्छा, इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने क्योंकि एक प्रोडक्ट जो था अ, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये अबैंडन्ड प्रोडक्ट है क्लाइंट का और इसमें मसला ये था कि इसकी कैटेगरी का कुछ इश्यू था, जो 2 3-4 दफ़ा जो है वो इसकी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हुई एंड देन उसके बाद इसकी कैटेगरी जो है वो रिमूव हो गई थी बैकएंड से। मल्टीपल केसेज़ ओपन किए, वो के इश्यू जो है वो साल भर के अराउंड जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है? और इसका बीएसआर नहीं था। अब कैटेगरी और बीएसआर नहीं था तो इसका प्रॉब्लम ये था कि ये ऑर्गेनिकली डिस्कवरेबल नहीं था। एंड देन जब हम इसके ऊपर पीपीसी से भी रन करने की कोशिश करते थे या इसको डिस्कवरेबल बनाने की कोशिश करते थे, तो पीपीसी कैम्पेन्स के ऊपर भी अ, इम्प्रेशंस और क्लिक्स जो हैं क्लिक्स तो दूर की बात है, इम्प्रेशंस ही बिल्ड अप नहीं होते थे, ठीक है? सिवाय 3-4 इम्प्रेशंस के इम्प्रे इवन दो कि हमने बिड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हों। लेकिन अभी रिसेंटली आई मीन लास्ट वीक जो है वो दोबारा एक दफ़ा केस ओपन करने के बाद आई मीन मेरा एक कज़न है, इत्तेफ़ाक से मुझे पता चला कि वो अमेज़न यूएस में काम करता है, तो मैंने वो थोड़ा-सा उससे हेल्प वगैरह लिया एंड आई फिगर आउट कि उसने मुझे थोड़ा-सा गाइड किया कि ये किस तरीके से हल हो सकता है, तो मैंने दोबारा केस ओपन किया एंड द इश्यू गॉट रिज़ॉल्व्ड और इसकी कैटेगरी आई मीन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है वो इसकी कैटेगरी जो है वो असाइन हो गई और अब हमें प्रोडक्ट पर जो इसका पर्टिकुलर ब्राउज़ नोड है वो नज़र पहले यहाँ पर इसका ब्राउज़ नोड ही नहीं डिस्प्ले होता था, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। सो उसके बाद मैंने सिर्फ़ यहाँ पर कैम्पेन जो बिल्ड की है, उसपे अभी तक जो है वो सिर्फ़ एक कन्वर्जन आई है और आई मीन मैंने जस्ट फॉर द क्लाइंट सेक मैंने यहाँ पर कोशिश ये की कि जस्ट हम रेलेवेंट कीवर्ड के अराउंड जो है ट्रैफ़िक बिल्ड करते हैं। अब इसकी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है ना वो रेटिंग और कन्वर्जन का बड़ा इश्यू है। सो वो प्रॉब्लम कर रहा है उसकी बेसिस पे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि सिर्फ़ रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर ट्रैफ़िक जनरेट करना और अगर हम इसकी सर्च टर्म्स चेक आउट करें थोड़ा-सा तो ये आपको टारगेटिंग नज़र आ रही है, ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन है, ठीक है? और इसमें जो सर्च टर्म्स हैं, वो मेक श्योर किया हुआ है इसमें कि यहाँ पर सिर्फ रेलेवेंट सर्च टर्म्स पर ही ट्रैफ़िक जो है वो जा रहा हो, ठीक है? सो उसकी बेसिस पे मतलब अराउंड 51 क्लिक्स आए हैं और 1 ऑर्डर आया है। इसके बावजूद भी इसके जो रैंक हैं, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए। और सिर्फ़ ट्रैफ़िक बिल्ड होने की वजह से जो कि आई मीन कहीं पर ऑर्गेनिक विज़िबिलिटी नहीं थी, 2 से 3 दिन की कैम्पेनिंग के बाद जो है वो इसके रैंक ने जंप करना स्टार्ट कर दिया
क्योंकि इसका बायर जो है, रेलेवेंट बायर जो है प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है और ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है। ऑल्दो कि अभी कन्वर्जन जो है वो नहीं आई, ठीक है? सो जब हम एक न्यू लॉन्च कर रहे होते हैं तो वो ट्रैफिक भी हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। हाँ, अगर एक प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, रनिंग प्रोडक्ट है, वहाँ पर ट्रैफ़िक जो है आ रहा हो और कन्वर्ट ना हो रहा हो और बाउंस रेट एक क्रिएट हो रहा है, ठीक है? तो वो ऑब्वियसली हमारी रैंकिंग को जो है इनिशियली तो अगर हम लेट्स से कि रीलॉन्च कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट उसकी डिस्कवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और उसको हम रीलॉन्च कर रहे हैं अमेज़न पीपीसी के थ्रू बूस्ट कर रहे हैं एंड उसके ऊपर ट्रैफ़िक बिल्ड कर रहे हैं। सो इनिशियली मे बी हो सकता है कि उसको थोड़ा-सा बूस्ट मिले, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अगर वो क्लिक्स आ रहे हैं और कन्वर्जन नहीं मिल रही हैं, तो फिर वहाँ पर मसला ये आएगा कि वो हमारे प्रोडक्ट जो है वो अगेन डी रैंक होना स्टार्ट हो जाएँगे। जो न्यू लॉन्च होती हैं, उसमें फ़ायदा ही यही होता है कि जो हनीमून पीरियड होता है, उसमें नॉन कन्वर्जन की बेसिस पे अमेज़न जो है वो आपको पनिश नहीं करता। सो अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग की तरफ फ़ोकस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ़ कन्वर्जन जो है वो आई मीन अगर हमें कन्वर्जन नहीं भी आ रही तो भी अगर हमें ट्रैफ़िक आ रहा है रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर, वो भी हेल्प करता है हमारी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। और उससे हमें जो है वो हमारे कीवर्ड्स को हमें नज़र आ जाएगा कि हमारे रैंक जो है वो ऑर्गेनिक रैंक जो है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि इसमें बस एक क्वेश्चन है, हनीमून पीरियड कितना होता है वैसे जनरली? 2 वीक्स। अच्छा ठीक। अ कन्वर्जन की तरफ आ जाते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ये मतलब ये एक और रीज़न होता है हमारा कोई कैंपेन सेटअप करने का। अच्छा यहाँ पर एक आई मीन जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कन्वर्जन अचीव करना है और सेल्स वेलोसिटी को हेल्प आउट करना है। इस तरह की कैंपेन हम सेटअप कर रहे हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? मिनिमम स्पेंड के साथ। यहाँ पर हमारा फ़ोकस जो है वो रैंकिंग नहीं होता। अगर रैंकिंग नहीं होता इसी वजह से वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस सर्च टर्म से ऑर्डर आ रहा है या किस एसिन से ऑर्डर आ रहा है या किस कैंपेन टाइप से ऑर्डर आ रहा है, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। या एक पीपीसी मैनेजर के लिए कन्वर्जन कैंपेन के लिए वो मतलब उस पर्सपेक्टिव से वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर वो सिर्फ़ फ़ोकस कर रहा है कि उसने सेल्स जो है वो जनरेट करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए। तो जिस भी सर्च टर्म से आएँ, वो इर्रेलेवेंट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट है। यहाँ पर हम ज़्यादा कन्वर्जन टारगेट करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव और हमारी स्ट्रैटेजी भी इसी तरीके से फिर हम कैंपेन की स्ट्रक्चरिंग भी इसी तरीके से करेंगे कि हम अ, रैंकिंग को फ़ोकस नहीं कर रहे होंगे। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि उन कन्वर्जन की बेसिस पे हमारे रैंक्स को किसी कुछ ना कुछ बूस्ट ज़रूर मिल रहा होगा, ठीक है? लेकिन एज़ अ पीपीसी मैनेजर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो उस पर्टिकुलर कैंपेन से रैंकिंग नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है उस पर्टिकुलर कैंपेन से लेट्स से एक सेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, कि मुझे 10 ऑर्डर्स चाहिए इस पर्टिकुलर कैंपेन से डेली बेसिस पे, 20 ऑर्डर्स चाहिए इस पर्टिकुलर कैंपेन से या मैं एक सर्टेन नंबर ऑफ एक्वास जो है उस पर्टिकुलर कैंपेन से जो है वो टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे 15% पे जो है वो इस पर्टिकुलर सर्च टर्म से जो है यानी इन कैंपेन से जो है वो मुझे 15% वाले एकॉस की कन्वर्जन्स चाहिए और मुझे 15% एकॉस जो है वो अचीव करना है, ठीक है? सो यहाँ पर सर्च टर्म के ऊपर फ़ोकस नहीं होगा। सर्च टर्म जितनी मर्ज़ी हम टारगेट कर लें, हमारा फ़ोकस जो है वो कन्वर्जन्स है। देन आ जाती है थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव आ गया हमारा रिसर्च वाला पार्ट। अब रिसर्च में हमें चाहिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़। यहाँ पर ना हम फ़ोकस कर रहे हैं कन्वर्जेंस के ऊपर हमें तो बस ये चाहिए कि हमारा नई सर्च टर्म्स जो हैं वो कितनी फाइंड आउट हो रही हैं और नए एसिन्स जो हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं। सो उसी बेसिस पे हम अपनी बजटिंग करेंगे, अपनी कैंपेन जो है वो सेटअप करेंगे। यहाँ पर अब रिसर्च कैंपेन मतलब ये इतना वास्ट डोमेन है कि इसमें अराउंड मतलब कोई अगर आप पीपीसी मैनेजर से कहें वो यहाँ पर 100-200 तरह की रिसर्च कैंपेन जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर तरह की अलग-अलग कॉम्बिनेशन बना के ये इस तरीके से भी नए कीवर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं या फलाँ कैंपेन से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो हैं वो बहुत सारे हैं। सो हमें ऑब्वियसली हम हर फॉर्मेट को, हर तरह की रिसर्च कैंपेन को, स्ट्रैटेजी को एक साथ जो है वो डिप्लॉय नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्योंकि हमारे लिमिटेशंस हैं बजट की। हम सारा का सारा बजट जो है वो रिसर्च कैंपेन को नहीं दे सकते। लेकिन उन एक सर्टेन बजट को यूज़ करके हम अलग-अलग मेथड के थ्रू नई अपॉर्च्युनिटीज़ और नए एसेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें ऑटो कैम्पेन्स भी आ जाती हैं, इसमें मैनुअल भी आ जाती हैं, इसमें ब्रांड भी स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैम्पेन्स भी आ जाती हैं, जहाँ से हम नई अपॉर्च्युनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वो उन तमाम पैरामीटर्स को यूज़ करके हम नई अपॉर्च्युनिटीज़ अपने लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए जो है वो ढूँढ रहे हैं, ठीक है? फोर्थ
जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस का है। यहाँ पर मुझे आई मीन क्लिक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तो बस चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रहा हो सर्च रिजल्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, और उसके ऊपर इंप्रेशंस या व्यूएबल इंप्रेशंस जो हैं वो जनरेट हो रहे हों, ठीक है? और क्लिक्स आ जाते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन मेरा टारगेट जो है वो क्लिक्स भी नहीं है। मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पर सिर्फ़ इंप्रेशंस बिल्ड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर, प्लेसमेंट्स के ऊपर जो है मेरी प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रही हो, ठीक है? अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम रैंकिंग को यहाँ पे डिस्कस करें कि इन ऑब्जेक्टिव्स में से जो रैंकिंग वाला, क्योंकि हमने अब रैंकिंग कैंपेन्स की तरफ जाना है और उनको डिस्कस करना है कि रैंकिंग कैंपेन जो है वो कैसे सेटअप की जा सकती हैं, और इसी पर्टिकुलर केस स्टडी को लेकर हम आगे चलेंगे कि क्योंकि यहाँ पर सेल्स, जो कि मैंने इनिशियली बताया कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो डाउन है, तो अब उसको हम एनालिसिस करेंगे कि वो पर्टिकुलर जो अभी पीपीसी कैंपेन उस पे अगर वो सेटअप हुई हुई हैं या नहीं हुई हुई, और अगर हुई भी हैं तो वो किन कीवर्ड्स के अराउंड जो है वो प्लेस हुई हुई हैं, मैच टाइप के थ्रू चल रही हैं, उसको स्टडी करना, और फिर सॉर्ट ऑफ कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव डेवलप करना, ताकि हम अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर सकें, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हमें रिक्वायर्ड होगा। सो रैंकिंग ऑब्जेक्टिव अगर हम डिस्कस करते हैं, तो रैंकिंग में एक जो मैंने बात की कि हमें कन्वर्जेंस चाहिए थ्रू रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड रेलेवेंट एसिन। तो ऑब्वियसली फिर हमारा कैंपेन का टारगेट भी जो है वो यही कीवर्ड होंगे या एसिन्स होंगे, ठीक है? हम कैटेगरी की तरफ नहीं जाएँगे, क्योंकि हो सकता है कि वो कैटेगरी जो है वो ब्रॉड नेचर की हो, और वो सॉर्ट ऑफ हमारा रैंकिंग का जो स्पेंड है वो रिसर्च के ऊपर चला जाए, या उस ओ कैंपेन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही जो है वो चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पर अपने टारगेट्स जो हैं वो बड़ा स्पेसिफिक रखेंगे कि वो रेलेवेंट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? चाहे वो कीवर्ड हो, चाहे वो एसिन हो, वो हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट ज़रूर होना चाहिए। उसपे हमारा रेलेवेंट बायर जो है वो मौजूद होना चाहिए। कैंपेन टाइप के लिए एक बड़ा आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक्सप्लोर किया होगा और फेस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि रैंकिंग को खास तौर पे जो बूस्ट मिलता है ना, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से मिलता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड, हमारे पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स भी मौजूद हैं, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स भी मौजूद हैं। लेकिन जो बूस्ट, जो जूस जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट से रैंकिंग को और ऑर्गेनिक रैंक्स को मिलता है, वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की कन्वर्जन से उस तरीके से वो हेल्प नहीं मिल रही होती है। इसी तरीके से स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की कैंपेन से हमें उस तरीके से हेल्प नहीं मिल रही होती है। सो हम फोकस ये करेंगे कि हमारा जो रैंकिंग का बजट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि वो हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन टाइप के ऊपर ही स्पेंड करें। थर्ड थर्ड आ जाते हैं हमारी जो मैच टाइप है, जो रिकमेंडेड मैच टाइप है। तो हमारे पास मैच टाइप कौन-कौन सी अवेलेबल है हमारे पास? एग्ज़ैक्ट मैच टाइप अवेलेबल है, फ्रेज़ है, ब्रॉड मॉडिफायर है, ठीक है? अब एग्ज़ैक्ट ऑब्वियसली मैं रेलेवेंट टारगेट दूँगा, वो एग्ज़ैक्टली उसी रेलेवेंट टारगेट को जो है वो टारगेट करेगा। इसी तरीके से फ्रेज़, मैंने एक फ्रेज़ पर्टिकुलर लेट्स से यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्रेज़ेज़ हैं, ठीक है? और ये हमने एक्सट्रैक्ट ही किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंसी। तो अगर मैं इन फ्रेज़ेज़ को टारगेट करता हूँ, तो फ्रेज़ कैंपेन का जो स्ट्रक्चर होता है या जिन सर्च टर्म को वो टारगेट करता है, तो उसमें ये फ्रेज़ेज़ जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। आगे या पीछे कोई वर्ड जो है वो उनका एडिशन हो सकता है, लेकिन ये फ्रेजेज़ जो हैं वो इंक्लूड होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी मेरी रेलेवेंट टारगेटिंग जो है वो हो जाती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रॉड मैच टाइप, तो ब्रॉड मैच टाइप में जो मसला ये है कि ब्रॉड जो है, एक तो कीवर्ड को स्विच करता है, ठीक है? लेट्स से मैंने यहाँ पर अगर हम शावर कास्ट कवर आर्म का जो है वो वर्ड है, वो टारगेट किया है, तो वो इनको फ्लिप कर सकता है, यानी टारगेट करते हुए सर्च टर्म को, एंड देन इनमें से किसी को एक्सक्लूड भी कर सकता है, ठीक है? कोई ऐसा सर्च टर्म इससे टारगेट हो सकता है जिसमें शावर का वर्ड ही नहीं आ रहा, या कास्ट का वर्ड ही नहीं आ रहा, ठीक है? सो ब्रॉडर मैच टाइप से एक जो रिस्क क्रिएट होता है कि मेरी टारगेटिंग जो है वो सॉर्ट ऑफ मे बी इर्रेलेवेंट हो जाए, और मैं मेरी रेलेवेंट ऑडियंस और मेरे पोटेंशियल बायर्स तक जो है वो मेरी कैंपेन जो है वो ना पहुंच सके। सो प्रेफरेबली हम ब्रॉड मैच टाइप को यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, और आई वुड रिकमेंड कि हम रैंकिंग कैंपेन में ब्रॉड मैच टाइप को यूज़ ना करें। फ्रेज़ को एग्ज़ैक्टली यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो एक सर्टेन वेब को टारगेट करता है विथ कीपिंग द फ्रेज़ इंटैक्ट। ब्रॉड के बजाय हम ब्रॉड मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉड मॉडिफायर जो मैं अभी कैंपेन आपको दिखा रहा था, वो भी ब्रॉड मॉडिफायर पे बनी हुई थी। ब्रॉड मॉडिफायर में फ़ायदा ये है कि जिस तरीके से फ्रेज़ में हमने इंटैक्ट किया हुआ है अपनी सर्च टर्म को और अपने फ्रेज़ को, इसी तरीके से ब्रॉड मॉडिफायर भी उन पर्टिकुलर सर्च टर्म के अगेंस्ट
जो हम टारगेटिंग में ऐड कर रहे हैं वर्ड्स उनको इंटैक्ट रखता है। यानी वो उस पर्टिकुलर सर्च टर्म में इंक्लूडेड रहेंगे। अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख लो कि यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन मतलब मैंने कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं जो कि मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट हैं, उनके कॉम्बिनेशंस बनाकर उनको ब्रॉड मॉडिफायर कैंपेन के तौर पे यहाँ पे रन किया हुआ है। सही है? तो उससे हो ये रहा है कि जो भी सर्च टर्म इस पर्टिकुलर कीवर्ड आई मीन इन पर्टिकुलर टारगेटिंग से टारगेट हो रही हैं, वो तमाम सर्च टर्म 90% तक जो हैं वो रेलेवेंट है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स ही ऐसे हैं जो कि मेरा बायर जो है वो फ्रीक्वेंटली उनको यूज़ करता है, तो वो उस इर्रेलेवेंट एरिया में जा नहीं पा रही, ठीक है? और ये किसी हद तक अ जो फ्रेज़ मैच टाइप है, ब्रॉड मॉडिफायर जो है वो फ्रेज़ मैच टाइप से ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि फ्रेज़ मैच में हमारी एक लिमिटेशन जो है वो ये आ जाती है कि वहाँ पर सीक्वेंस का इंटैक्ट होना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? और ब्रॉड मॉडिफायर में फ़ायदा ये होता है कि अगर ये लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो है, शावर कास्ट कवर आर्म, ये पर्टिकुलर कीवर्ड मैं फ्रेज़ से टारगेट करता हूँ, तो जो वही कीवर्ड टारगेट होंगे जिसमें इसी सीक्वेंस से वर्ड्स जो हैं वो आ रहा होगा और ये इसी सीक्वेंस में फ्रेज़ जा टारगेट हो रहा होगा। लेकिन अगर और वो वाली सर्च टर्म मिस आउट हो जाएँगी जिसमें ये चारों वर्ड्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो सीक्वेंस जो है वो ये नहीं है। वो मेबी हो सकता है वो कास्ट कवर शावर आर्म हो या वो आर्म कास्ट कवर शावर हो, इस तरीके से जो भी सीक्वेंस है, वो सारी मिस आउट हो जाएँगी क्योंकि मैंने इसको फ्रेज़ मैच के टाइप से टारगेट किया है। ब्रॉड मॉडिफायर वो जो लिमिटेशन है उसको ओपन कर देता है। तो मेरी टारगेटिंग जो है वो मेरी रेलेवेंट ऑडियंस पर ही रहेगी लेकिन मेरा जो टारगेटिंग वेब है, जिस कीवर्ड वेब को मैं टारगेट करता हूँ वो इंक्रीज़ कर जाता है। जी, अफ़ान। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, वालेकुम सलाम आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पे ब्रॉड मैच टाइप के हवाले से क्वेश्चन था कि हम जब ब्रॉड मॉडिफायर ऑन करते हैं तो ब्रॉड मॉडिफायर में हम जो जो वर्ड्स कीवर्ड के जो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसके साथ मॉडिफायर का साइन प्लस का साइन लगाते हैं, तो अक्सर एग्जैक्टली उन्हीं वर्ड्स को सर्च टर्म में वो उठा रहा होता है बैकएंड के ऊपर। और अक्सर ओके। ऐसा होता है कि जिस तरह काइंडली ज़रा वो खोल सकते हैं स्क्रीन जिसके ऊपर वो सर्च टर्म्स आ रही थी अभी? आपको नज़र आ रही है? जी जी, अब आइए। अ, अच्छा ये देखिए, जो सेकंड नंबर पर जो है ये बैक रैकर है, इसको इसी हुँ, तरह उसने कस्टमर सिस्टम में उसने पिक किया हुआ है। अब हुँ, यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमने यही वाला जो कीवर्ड है वो एग्जैक्ट में ऑन किया हुआ है। मेरे साथ कुछ इस तरह का सिनेरियो हो रहा है कि मैंने वो एग्जैक्ट में ऑन किया हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव टारगेटिंग में उसको एग्जैक्ट वाले कीवर्ड को नेगेटिव टारगेटिंग करके इसको ब्रॉड मॉडिफायर के साथ लगाया, लेकिन एट द सेम टाइम वो इसको इसी तरह यहाँ पर टारगेट कर रहा है। तो क्या ये हमारा एग्जैक्ट और ब्रॉड आपस में वो compete नहीं करते इस सिचुएशन में? देखिए, अगर सेम प्लेसमेंट टारगेट हो रही है, अगर दोनों कैंपेन से प्लेसमेंट जो है वो ऐड जो है वो एक पर्टिकुलर सेम प्लेसमेंट की तरफ फ़ोकस हो रहा है, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब यहाँ पर एक आई मीन एक डिबेट या एक आर्गुमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो सकता है कि यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कम्पीट नहीं करती हैं आपस में कैंपेन। मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ है कि कम्पीट करती हैं और उसकी लॉजिकल आर्गुमेंट आई थिंक मैंने शायद पहले भी एक्सप्लेन किया है। सो अ, सो मैं इस पर्सपेक्टिव में हूँ कि हाँ, कम्पीट करती हैं। लेकिन मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर कि हम कीवर्ड को एक रेलेवेंट कीवर्ड को जो है वो नेगेटिव कर दें। उससे नेगेटिव करने से प्रॉब्लम ये होगा कि हम अमेज़न एल्गोरिथम को ये बता रहे हैं कि ये कीवर्ड जो है, पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है या इसके अराउंड जो है वो मैं नेगेटिव कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसको टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये इंप्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है? व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं कोशिश पहले ये करूँगा कि मैं इस बिड को अवॉइड कर दूँ, ठीक है? एक चीज़ ये हो जाए कि मैं बिड अपनी कम कर दूँ इस पर्टिकुलर सर्च टर्म से कि मेरी जो एग्ज़ैक्ट वाली सर्च टर्म है, वो टारगेट ना हो पाए, ठीक है? दूसरा ओके। ये है कि मैं यहाँ पर अगर एग्ज़ैक्टली सेम सर्च टर्म टारगेट हो रही है, तो मैं मज़ीद फ़िल्टर्स ऐड कर सकता हूँ। मज़ीद फ़िल्टर से मेरी मुराद ये है कि मैं मज़ीद वर्ड ऐड कर सकता हूँ कि बैक प्लस क्रैकर और इसके साथ मैं एक तीसरा वर्ड ऐड कर दूँ। तो ये मेरा जो मेन कीवर्ड है या वो सेम सर्च टर्म है, वो अवॉइड हो जाती है। ठीक है? 2 तरीके। अगर इससे भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो फिर ऑब्वियसली मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता कि मैं उस पर्टिकुलर सर्च टर्म को जो है वो नेगेटिव करूँ। लेकिन नेगेटिव मेरा लास्ट रिज़ॉर्ट होना चाहिए। इनिशियली हम उसको कोशिश करें कि हम उसको बिड कम करके या अपनी टारगेटिंग जो है वो चेंज करके उससे उसको अचीव कर लें उस ऑब्जेक्टिव को, उस पर्टिकुलर कैंपेन को अवॉइड करने का।
सर लेकिन ये तो कॉमन प्रैक्टिस नहीं है कि जो कीवर्ड हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे होते हैं, जब उसी कीवर्ड को हम ब्रॉड मॉडिफायर में लगाते हैं तो उस कैंपेन में जाकर हम उसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिस आप जो देखिए कह रहे हैं कि वो उसको गलत है फिर। हाँ, उसको डे वन से नहीं करना चाहिए। आई मीन नॉर्मली एक प्रैक्टिस ये भी की जाती है कि आपने कैंपेन में आपने बहुत सारे कीवर्ड जो हैं वो एग्जैक्ट में टारगेट किए हुए हैं और अब आप एक रिसर्च कैंपेन जो है वो बिल्ड कर रहे हो, ठीक है? अब रिसर्च ओके। कैंपेन बिल्ड कर रहे हो तो आपने वो तमाम कीवर्ड जो हैं वो नेगेटिव कर दिए। ओके। उससे प्रॉब्लम थोड़ा-सा ये होता है कि आप इनिशियली जो है ना वो अपनी कैंपेन को ये मैसेज दे रहे हो कि ये कीवर्ड जो है मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है, तो वो उसकी कैंपेन की आई मीन उसकी जो इंप्रेशन है ना आपको नज़र आएगा कि उसके डाउन रहते हैं। वो ग्रो नहीं कर पाती। तो थोड़ा-सा उसको एस्केलेट करने दें, देन फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आप नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं कि आप ट्रैफिक जो है वो उन पर्टिकुलर कीवर्ड से अवॉइड कर लें। लेकिन डे 1 से ये प्रैक्टिस करना आई थिंक वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वो एक गलत मैसेज आता है। इसी तरीके से एक बहुत पहले प्रैक्टिस होती थी कि जब हम गिवअवेज़ प्रैक्टिस करते थे। तो गिवअवेज़ प्रैक्टिस करते हुए वो पीपीसी कैंपेन में वो करते क्या थे कि वो उन तमाम कीवर्ड्स पे जिन पे वो गिवअवेज़ के थ्रू रैंकिंग करते थे, तो वो पीपीसी में नेगेटिव करवा देते थे। तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है ना वो पीपीसी कैंपेन्स का वो खराब होता है। क्यों? क्योंकि आप अमेज़न को ये बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो मेरी प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है। उसकी वजह से इंप्रेशंस डिस्टर्ब होते हैं, रेलेवेंसी डिस्टर्ब होती है और इवेंचुअली रैंक्स डिस्टर्ब होते हैं। तो सर इसका मतलब है कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम पीपीसी रन कर रहे हैं उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर भी अगर हमें ज़रूरत है कोई एक दो वीवीआर लेने की, तो हम उन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं वीवीआर के लिए, भले वो पीपीसी से आए या ऑर्गेनिक जो वहाँ पे हाँ, स्पॉट है बिल्कुल कर उसको क्लिक सकते हैं। करके आई आए। मीन कन्वर्जन जो है ना वो आपकी आई मीन जो आपकी रैंकिंग है वो ऑर्गेनिक ऑर्डर से सिर्फ़ आई मीन ऑर्गेनिक ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी दोनों ऑर्डर्स पे डिपेंडेंट होती है क्योंकि सर्च टर्म जो है वो सेम है। ओके, लास्ट में सर वापस उसी के ऊपर आता हूँ मैं कि अगर हम यहाँ पर चला रहे हैं एग्जैक्ट में और ब्रॉड में दोनों में, और इन केस वो एग्जैक्ट वाले कीवर्ड को ही एज इट इज़ वो यहाँ पर टारगेट कर रहा है, तो अगर वो compete करते हैं तो क्या वो प्लेसमेंट वाइज compete करेंगे या पेज वाइज compete करेंगे? नहीं, वो अगर तो प्लेसमेंट वाइज़ कम्पीट कर रहे हैं ना तो दैट मीन्स कि एट अ टाइम जो है वो प्लेसमेंट वाइज़ ही करेंगे। आई मीन क्योंकि ये हमें एक पता है कि अगर हम किसी सर्च रिज़ल्ट के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट के 2 ऐड जो है वो नज़र नहीं आएँगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, राइट? जी जी अब बिल्कुल। अगर 2 कैंपेन एक ही प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रही हैं और एक ही पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे एडवर्टाइज़ कर रही हैं, तो ये ऑब्वियस है कि उनमें से किसी एक को ही वहाँ पर प्लेसमेंट मिलेगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। मतलब दोनों एक साथ जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के ऊपर शो नहीं हो सकते। एट अ टाइम किसी एक को ही उस पर्टिकुलर इस प्लेसमेंट पे इंप्रेशंस मिल रहे होंगे या प्लेसमेंट वो ऑक्यूपाई की हुई होगी। सो अगर 2 कैंपेन एक प्लेसमेंट को टारगेट कर रही हैं और उसमें से अमेज़न जो है वो किसी एक को शो करेगा, तो ये तो कॉम्पिटिशन ही हुआ ना। आई मीन मेरी मेरी जो लॉजिक है कॉम्पिटिशन कहने बिल्कुल। की वो यही है कि वो जब 2 में से एक को सेलेक्ट कर रहा है तो वो कॉम्पिटिशन हुआ। लेकिन अगर लेट्स से कि वो पेजेज़ है मतलब एक कैंपेन जो है उसका फ़ोकस जो है वो अ टॉप ऑफ द सर्च की तरफ है। उसकी उसका कैंपेन सेटिंग जो है वो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर हुई हुई है। एक जो दूसरी आपकी कोई रिसर्च कैंपेन है जिससे वही सर्च टर्म जो है वो टारगेट हो रही है, लेकिन उसके इंप्रेशंस जो हैं या उसकी प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट पेजेज़ की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि प्लेसमेंट डिफरेंट है, तो वो आपस में अफ़ेक्ट नहीं करेंगी और आपस में कम्पीट नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर टॉप ऑफ द सर्च और रेस्ट ऑफ द सर्च हो जाए या टॉप ऑफ द सर्च वर्सेस टॉप ऑफ द सर्च हो जाए, तो वहाँ पर वो कम्पीट करेगी। ऑल गुड, ऑल गुड, ठीक है, फिर थैंक यू। जी, तूबा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी जो ये बात हो रही थी ब्रॉड कैंपेन और compete करने की, तो उस हवाले से मेरे पास एक सजेशन है। हुँ, हुँ। अम, वो ये है कि अगर जैसे ये कह रहे हैं कि अफान कह रहे थे कि मॉडिफायर जो कैंपेन रन की है और उसमें अगर हम नेगेटिव करें या ना करें, और फिर प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम नेगेटिव करते हैं तो वो इम्पैक्ट जो आप कह रहे हैं अमेजोन को जाता है कि वो हमारे लिए कीवर्ड नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है वो। तो उसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि इफ अगर हम रिसर्च कैंपेन्स स्टार्ट करते हैं, न्यू कैंपेन्स हमने स्टार्ट किए, लॉन्च किया है, तो उसमें हमें बिड्स जो है ब्रॉड कैंपेन की ठीक रखनी होती हैं और फिक्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन जो मेरे जहन में आता है वो ये हो सकता है कि हम दो ब्रॉड कैंपेन्स रन करें। एक के अंदर वो जो एग्जैक्ट हमारा कीवर्ड है उसको हम नेगेटिव रखें। एग्जैक्ट के अंदर तो हमारा वो चल ही रहा है, ठीक है, फिक्स बिट्स के ऊपर। और दूसरी जो ब्रॉड कैंपेन है, या तो उसके अंदर हम उसको एक लो बिट के अंदर रन करें। उससे हमारे पास फायदा ये होगा
कि एक तो हमारे पास डाउन ओनली के अंदर या लो बिड के ऊपर वो रन हो रहा होगा। दूसरा ये है कि हमारे पास वो दो दो यानी कॉम्पीट नहीं हो रहा होगा, एक तो चीज ये हो सकती है। दूसरा ये है कि हमारे पास जब रैंक हो जाए तो जो ब्रॉड कैंपेन्स हैं उसको हम डाउन ओनली के अंदर रन करते हैं और बिड्स को हम लो रखते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब हमारा जब अमेजोन का जो एल्गोरिथम है उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ टाइम होते हैं, उसमें डाउन ओनली के ऊपर भी शो हो रहा होता है जब बिड्स लो होती हैं। तो उसमें जो है ना ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये हमारे लिए एज अ लाइक एक गोल्डन तरह से प्रूव करते हैं। तो उसमें हमें बड़े लो बिड्स के ऊपर सेल्स आ जाती हैं और हमारे इंप्रेशंस भी दिख रहे होते हैं। तो हम डाउन ओनली के अंदर ब्रॉड कैंपेन्स को रन करें और फिर इसको हम कीवर्ड को यूज करें तो एक वो हमें फायदा दे सकता है। और अगर हम न्यू रिसर्च करते हैं तो उसमें हम नेगेटिव भी नहीं करना चाह रहे अपने कीवर्ड को, तो उसका हल एक मुझे जो समझ में आता है वो यही आता है कि एग्जैक्ट में तो हम रन कर ही रहे हैं, दो ब्रॉड कैंपेन चला लें, एक ब्रॉड कैंपेन के अंदर उसको नेगेटिव कर लें और एक ब्रॉड कैंपेन में उसको मॉडिफायर के साथ हम थोड़े से लो बिट के अंदर चलाएं। लाइक अगर हमारा सजेस्टेड बिट 1.50 वो दे रहा है तो हम उसको 0.50 या 0.40 सेंट्स के अंदर हम रन कर सकते हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि जब लो बिड्स वाला टाइम होगा उसमें मॉडिफायर वाली कैंपेन के थ्रू भी वो रन हो सकता है। तो ये एक सजेशन है और एक जहन में एक आइडिया आया है। आई डोंट नो रेलिवेंट ज्यादा है कि नहीं है, बट नहीं, मैं इसमें सोचा ये। एक्चुअली इसमें डिपेंड करता है ना कि हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम जी क्योंकि सर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रैंकिंग के लिए, ठीक है। हम कन्वर्जन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जन नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग है। तो और रैंकिंग के लिए मेरा फोकस या किसी भी पीपीसी मैनेजर का फोकस जो है वो ऑब्वियसली ये होगा कि वो कन्वर्जन्स ले सके, ठीक है। राइट। और अगर हम रिसर्च कैंपेन की तरफ चले जाते हैं तो वो, और डाउन ओनली की तरफ चले जाते हैं तो वो हमारा सॉर्ट ऑफ कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली वो किया जा सकता है, लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट हो तो रिसर्च कैंपेन बनाई जा सकती है। डाउन मैंने जैसे कि कहा कि रिसर्च कैंपेन तो 100-200 रिसर्च तरह की कैंपेन इस तरह की हो सकती हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होगी। आप 200-300 तरह के रिसर्च कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कैंपेन्स के। तो वो एक अलग डिस्कशन है या वो एक अलग ऑब्जेक्टिव है। जब रैंकिंग वाला पार्ट है तो वहाँ पर मेरा फ़ोकस जो है वो अपने ऐड जो है वो पीक आवर्स में भी शो करना होगा, ताकि मेरे पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन आए और उसकी वजह से मेरे जो है वो रैंक इम्प्रूव हो। तो वहाँ पर वो रिसर्च कैंपेन और डायनामिक डाउन ओनली बिड के साथ वो मेरा फ़ोकस जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है कि मैं लो एकोस बेस्ड कन्वर्जन की तरफ जो है वो मेरा फ़ोकस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो फिर रैंकिंग कैंपेन नहीं रहेगी। नहीं सर, वो तो है। हम एक तो हाई बिट्स के ऊपर रैंकिंग के लिए अपनी एग्जैक्ट मैच भी चला रहे हैं, फ्रेस मैच भी चला रहे हैं। हुँ, लेकिन ब्रॉड में जैसे आपने कहा ना कि हम ब्रॉड कैंपेन चलाते हैं तो बाजूकात वो बहुत ज्यादा आउट हो जाता है और वो रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं होते। हुँ, और ब्रॉड के अंदर हमें चाहिए भी है कि हमें मतलब मैक्सिमम हमें विजिबिलिटी ऑल्दो मिल जाती है उसमें। तो हुँ। उसका एक ये सोल्यूशन है कि ब्रॉड कैंपेन्स जब हम चलाएं, भले वो हम रैंकिंग पर्पस के लिए चला रहे हो या किसी भी पर्पस के लिए, तो उसकी जो हम बिड्स रखें वो कम ही रखें कंपैरेटिवली जो एग्जैक्ट मैच की होती है। और हम उसको अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी हमारी कैंपेन है जिसमें हमें दिखता है कि कन्वर्जन जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे मिल रही है और हमें जो है लेकिन हमारा वो कन्वर्जन ज्यादा नहीं है, और लेकिन हमें ये भी लगता है कि रैंकिंग के लिए विजिबिलिटी के लिए हमें वो कैंपेन चलाना इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डाउन ओनली कर सकते हैं उस और बिड्स भी लो। उसका फायदा ये होगा कि वो हमारे ओवरऑल टेकॉस के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं स्पेंडिंग वही इतनी कह नहीं रहा हो हूँ रही ना कि होगी। आप मतलब आप जो सजेस्ट कर रहे हो ना कैंपेन, वो हम्म। कन्वर्जन स्पेसिफिक है, वो आई मीन वो हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन आई मीन वो ऑब्वियसली उस तरह की कैंपेन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो डेफिनेटली इस तरह की कैंपेन्स बनती हैं, और आपकी सजेशन वो बिल्कुल सही है कि वो कन्वर्जन सही। और उस पर्सपेक्टिव से हम ऐसी कैंपेन्स जो हैं वो सेटअप करते हैं जस्ट टू कंपनसेट द एकॉस ऑफ आवर रैंकिंग कैंपेन्स। लेकिन क्योंकि हम अभी रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये कैंपेन जो है ना वो रेलेवेंट नहीं बनती। मैं ये ओके। कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक ठीक है, थैंक यू। सो अच्छा, इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने मैच टाइप की बात की कि हम उन मैच टाइप को प्रेफर करेंगे जहां से हमें अश्योरेंस है कि हम रेलेवेंट ऑडियंस जो है वो अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर लेके आ सकते हैं। उसमें एग्जैक्ट मैच है, फ्रेज मैच है, उसमें ब्रॉड मॉडिफायर है, जिसमें अब ब्रॉड मॉडिफायर में हम अश्योर कर सकते हैं कि हम रेलेवेंट ऑडियंस लाए, प्लस इसमें हम स्पेसिफिक एसेंस को भी टारगेट कर सकते हैं जहां पर जो हमारी सिमिलर प्रोडक्ट है, तो वो ये वाले एरियाज जो हैं वो हम इनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब क्योंकि हम इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे थे कि ये लॉन्च मतलब हम एक रैंकिंग और लॉन्च प्लान या लॉन्चिंग कैंपेन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं फॉर अ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसका कोई सोशल प्रूफ नहीं है। तो वहां पर बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए?
और यहाँ पर जो मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे फिक्स्ड बिड जो है वो मेंशन किया है कि फिक्स्ड बिड हमें प्रेफरेबली यूज़ करनी चाहिए फॉर दोज़ लॉन्चेस जहाँ पर हम न्यू लॉन्च कर रहे हैं, उसकी कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है और उसका कोई सोशल प्रूफ वगैरह नहीं है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए कि हम फिक्स्ड बिड की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा हम चले जाते हैं अपनी जो कैंपेन में हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो हमारे पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स में स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन्स में 3 तरह की बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ मैनुअल टारगेटिंग में जो है वो मौजूद है। आई एम श्योर आपको सबको पता होगा कि डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन एंड फिक्स्ड बिड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम अगर हम दोनों को स्टडी करें जो डायनामिक बिड हैं, तो इन दोनों सिनेरियोज़ में अमेज़न हमें कहता है कि अगर आप डायनामिक बिड डाउन ओनली सेलेक्ट करते हैं, तो जो बिड आप सेट करेंगे अ, उस बिड को मैं कम कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द चांसेस ऑफ कन्वर्जन। इसी तरीके से डायनामिक बिड डाउन अप एंड डाउन में अमेज़न हमसे ये कहता है कि मैं उस बिड को 100% तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ या 100% तक डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द चांसेस एंड लाइक्लीहुड ऑफ द कन्वर्जन। और फिक्स बिड में ये है कि फिक्स बिड जो है वो जो बिड हमने सेट की है वही बिड जो है वो कंसिडर की जाएगी और अमेज़न उसकी किसी कन्वर्जन के चांसेस की बेसिस पे या लाइक्लीहुड पे अमेज़न उसमें कोई भी तरह की अल्टरेशन जो है वो नहीं करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। अब स्टार्टिंग एक हम लॉन्च स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पर सॉर्ट ऑफ कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है हमारी। सो यहाँ पर इस सिचुएशन में अमेज़न को के पास जो डेटाबेस या अमेज़न का एल्गोरिथम किस बेसिस पे ट्रेन हुआ हुआ है, जस्ट जो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है हमारी प्रोडक्ट की और हमारी रेलेवेंट ऑडियंस की, दैट इज कम्स फ्रॉम द फ्रंट एंड। जो हमारा फ्रंट एंड का कंटेंट मौजूद है उसमें जो हमने कीवर्ड्स या जो कंटेंट जो है वो यूज़ किया है, वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसकी बेसिस पे वो हमारी ऑडियंस को फ़िल्टर आउट कर सकता है। दूसरा बैकएंड पे, उसके अलावा उसके पास कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं मौजूद कि हमारी एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट जो है वो कौन से लोग बाय कर रहे हैं, उनकी बायर प्रोफाइल क्या है। तो उसकी बेसिस पे मसला ये आता है या मेरे ज़हन में एक सवाल आता है या आपके ज़हन में भी आता होगा आई एम श्योर कि अमेज़न किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि मेरी बिड जो है वो कहाँ पर कम करनी चाहिए या कहाँ पर इंक्रीज़ करनी चाहिए अगर मैं डायनामिक बिड्स के बेसिस पे अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो डायनामिक बिड जो है वो सेट करता हूँ। सो यहाँ पर लॉजिकली अ, एक फ़ील ये होता है कि हमें फिक्स बिड के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अमेज़न से इस लॉन्चिंग पॉइंट पे हमारे पास अमेज़न से ज़्यादा रिसर्च जो है वो मौजूद है। हमें अपने कीवर्ड्स का डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि किन कीवर्ड्स पे हमारी पोटेंशियल ऑडियंस मौजूद है। इसी तरीके से किन एसिन्स के ऊपर हमारी पोटेंशियल ऑडियंस मौजूद है, हमारे बायर का प्रोफाइल क्या है। सो उसकी इन्फॉर्मेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम में अमेज़न से ज़्यादा हमें है और बिड्स का अ, क्या बिड्स जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, कितनी बिड करनी चाहिए, किन कीवर्ड्स के ऊपर, कहाँ पे इंक्रीज़ करनी चाहिए, कहाँ पे डिक्रीज़ करनी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये डिसीजन जो है वो एक मैनेजर, पीपीसी मैनेजर, एक एडवर्टाइज़र जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे ले सकता है बजाए इसके कि वो अमेज़न के, क्योंकि अभी कोई हिस्ट्री अमेज़न के पास मौजूद नहीं है। सो कंक्लूडिंग इज़ कि हमारे यानी जो इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेफरेबली हम फिक्स्ड बिड जो है वो यूज़ करेंगे बजाए इसके कि हम डायनामिक की तरफ जाएँ और अमेज़न के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दें कि वो हमारी बिड्स को जो है वो मॉडिफाई करे बेस्ड ऑन द लाइक्लीहुड ऑफ द कन्वर्जन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? तो हम कौन से फिर उस पर कन्वर्जन हम ले सकेंगे? अगर हम फिक्स बिड पे ही जा रहे हैं तो हमने क्या बिड रखनी है? बिड अगर हम निकालते हैं, सजेस्टेड बिड अगर हीलियप से निकालते हैं, या अगर हमने ऑलरेडी वो सजेस्टेड बिड वगैरह चेक की हैं, तो हम कौन से बिड, क्या बिड रखेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, फिर उसका क्या सिनारियो होगा फिर? ओके। जो बिड क्योंकि हमने पीपीसी बजटिंग की हुई है, राइट, पिछले कुछ क्लासेस में, जिसकी बेसिस पे हमने एक आइडियल सीपीसी जो है वो कि हमें क्या सीपीसी जो है वो चाहिए होगा, टारगेट करना होगा और हीलियम वाला उसमें हमने एक बेंचमार्क बनाया था, उसके थ्रू जो है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। सो हम उसी बजट को और उसी सीपीसी को बेस बना के जो है वो अपनी इनिशियल कैंपेन जो है वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? और हम आगे जाके जब हम कैंपेन सेटअप की तरफ जाएँगे तो हम उसी से अपनी सीपीसीज़ और बिड्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे होंगे कि हमें क्या सीपीसी किस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर क्या सीपीसी रखनी चाहिए।
तो क्या ये राइट स्ट्रेटजी नहीं होगी कि हम लो बिड के साथ जाएं और फिर आईएसएसएन को इंक्रीज करें, या हम हाई के साथ जाएं और फिर आईएसएसएन को इंक्रीज करें? देखिए उसमें डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं हमेशा बार बार जो है ना वो ऑब्जेक्टिव की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ। उसकी रीजन ये है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना कि आपकी कैंपेन सेटअप करने का रीजन क्या है, सो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा स्ट्रैटेजी डिवाइस करना ऑटोमेटिकली। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे जल्द से जल्द ट्रैफिक बिल्ड करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरी कन्वर्जन, मेरा एकॉस और बाकी कॉस्ट जो है, स्पेंडिंग वगैरह क्या होंगी, ठीक है? तो वहाँ पर मैं अप्रोच ये ले सकता हूँ कि मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव बिडिंग की तरफ जाऊँ। और चाहे वो बिड हाई रखूँ या चाहे मैं प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो उनको यूटिलाइज़ करके अपनी प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ करूँ, ठीक है? लेकिन मेरा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रैफ़िक है कि मुझे ट्रैफ़िक चाहिए और कन्वर्जेंस चाहिए। सो मैं वहाँ पर एग्रेसिव स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट कर सकता हूँ। लेकिन सेम सिनेरियो में आपके पास सेम बजट है, आपके पास सेम प्रोडक्ट है, सेम कीवर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव फ़र्क है कि आपने एक जो स्पेंड करना है या जो कन्वर्जेंस लेनी है वो मिनिमम स्पेंड करके लेनी है। और बेहतर से बेहतर जो एकॉस आप अचीव कर सकते हैं या जो टैकोस आप अचीव कर सकते हैं, आप उसकी मतलब ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर अप्रोच जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया ना, तो अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी कि अब मैं लो बिड से स्टार्ट करूँगा और फिर उनको ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ करता जाऊँगा बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रैफिक नहीं है, यहाँ मेरा इनिशियल ऑब्जेक्टिव जो है वो लो सीपीसी, लो स्पेंड या लो एकॉस है। ठीक है? सो जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाओगे बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव एग्रेसिव है, आप एग्रेसिव जाओगे। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लो स्पेंड, लो सीपीसी है, तो आप थोड़ा-सा मॉडरेट अप्रोच लेके लो से स्टार्ट करते हुए फिर उसको इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह आपने कहा ना कि मतलब हमारे अमेज़न के पास हमारा वो नहीं होता, मतलब कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं होती, तो वुडन्ट इट बी बेटर कि हम जो है ना मतलब हाई बिड रख के जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं उस पे हम डाउन ओनली कर लें, ताकि एक तो उससे होता है हमें तो कन्वर्जन आएगी, लेकिन इतना होगा कि हमारा जो है ना सीपीसी थोड़ा सा कम होगा। क्या ये ज़्यादा राइट स्ट्रेटजी नहीं होगी? नहीं, राइट स्ट्रैटेजी वो देखिए स्ट्रैटेजी बनाते हुए आप रिसोर्सेज़ भी तो कंसिडर करोगे ना। रिसोर्सेज़ क्या है? रिसोर्सेज़ आपका पीपीसी बजट है। कि आपको कितना अलाउएबल बजट आपके पास मिला हुआ है, ठीक है? अब लेट्स से आपके पास लिमिटेड बजट है और आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चले जाते हैं कि मैं एग्रेसिव होकर अपने मेन कीवर्ड को जो है वो हाई बिड से स्टार्ट करता हूँ। अब लेट्स से आपका सारा का सारा बजट जो है वो या 80-90% बजट जो है वो मेन कीवर्ड पे ही स्पेंड हो गया। सो आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं बचा कि आप दूसरे कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर पाते या दूसरी कोई कैंपेन सेटअप कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने सारा का सारा विदाउट कंसिडरिंग योर अवेलेबल रिसोर्सेज आपने एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली। सो द पॉइंट इज कि हम कोई जनरलाइज रूल ऑफ थंब नहीं बना सकते। हमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हैं कि हमारी जो अवेलेबल स्पेंड क्या है, हम किस नीश में हैं, ठीक है? ये सारे वेरिएबल्स जो हैं वो हमें कंसिडर करने होते हैं बिफोर डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी। अब इन वेरिएबल्स को सामने देखते हुए अगर आपको ये रूम मिलता है कि आप एग्रेसिव जा सकते हो और साथ-साथ और कैंपेन्स भी सेटअप कर सकते हो, मोस्ट वेलकम। आपका टारगेट जो है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है आपकी रिसोर्सेज उसके साथ अलाइन्ड है, आप वो स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिसोर्सेज इतनी मौजूद नहीं है, आपके पास $100 का ही बजट है, तो फिर आप एग्रेसिव नहीं अप्रोच लेंगे तो फिर आपकी ऑप्शंस जो है ना वो बड़े लिमिटेड होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सीपीसी जो है वो हाई आ रही है। आपका सारा स्पेंड जो है वो 1 या 2 कीवर्ड्स की तरफ जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा है क्योंकि आपने एग्रेसिव अप्रोच ली हुई है, तो वो एक हेल्दी या एफिशिएंट यूज़ ऑफ बजट जो है वो नहीं हुआ। सो यहाँ पर एक जनरल स्टेटमेंट या एक जनरल स्ट्रैटेजी के बजाय हमें हर वेरिएबल को कंसीडर करने की ज़रूरत है और उन वेरिएबल को सामने रखते हुए हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। चाहे वो एग्रेसिव हो, चाहे वो डिफेंसिव मॉडरेट हो, डिफेंसिव हो। अच्छा, ये तो था मतलब लॉन्च रिसेंट, मतलब न्यू लॉन्च है। अगर कोई रिसेंट लॉन्च हो या ऑलरेडी जो है वो अराउंड वो सिक्स उस प्लस पे जब मंथ्स। हम आई मीन जब उस लॉन्च पे आएँगे तो ऑब्वियसली उस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि हम एक न्यू लॉन्च कर रहे हैं। उसका कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है और कोई रिव्यूज़ वगैरह नहीं है उसके ऊपर। ठीक सही। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल जो है ना वो अ, काफ़ी दफ़ा आता है और आई एम श्योर कि आप लोगों के सामने भी ये क्वेश्चन जो है वो आया होगा कि बिड्स वर्क कैसे करती हैं? एक असम्पशन है या एक थ्योरी आई मीन लोग ये भी अज़्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं फिक्स्ड बिड के साथ जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर $1 की बिड की हुई है और अगर जो मेरा नेक्स्ट कॉम्पिटिटर है,
वो 0.5 यानी 50 सेंट्स की बिड करता है तो भी मुझे $1 ही अमेज़न चार्ज करेगा। ये एक नॉर्मल एक थ्योरी या एक मिसकंसेप्शन जो है अमंग टू मेनी पीपीसी मैनेजर्स, ठीक है? तो उसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बिडिंग सिस्टम और ऑक्शन सिस्टम वर्क कैसे करता है, ताकि ये सवाल जो है ना वो एक ही दफ़ा में हम उसको क्लैरिफाई कर लें। अच्छा, बिडिंग सिस्टम क्या है कि बिडिंग सिस्टम के हमने बेस्ड ऑन द बिडिंग स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन आवर नॉर्मल बिड्स एंड बेस्ड ऑन आवर प्लेसमेंट, इन तीनों को यूटिलाइज़ करके हमारे पास हमारी बिड्स में जो वेरिएबल चेंज आता है, वो किन-किन वजह से आता है कि हमने एक कैंपेन में लेट्स से एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कैंपेन कर लेता हूँ। अच्छा, एक कैंपेन में जो वेरिएबल हैं, जो हमारी सीपीसी को, कॉस्ट पर क्लिक को चेंज कर सकते हैं या उसमें रोल प्ले कर सकते हैं, वो सबसे पहला तो हमारी बिड है कि हमने एक इंडिविजुअल टारगेट के अगेंस्ट बिड क्या सेट की है, ठीक है? एक तो ये वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल हो गया कि हमने प्लेसमेंट्स क्या सेट की हुई हैं। ये परसेंटेजेस भी हमारी सीपीसी पे अफेक्ट करेंगी उसकी चेंज उसके इंक्रीज़ में। एंड देन थर्ड इज़ कि हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है और किस बेसिस पे जो है वो हम कैंपेन्स किस बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं, तो ये भी एक रोल प्ले करती हैं हमारी एक बिड प्रोवाइड करने में कि हम अमेज़न को क्या बता रहे हैं कि हमारी अलाउएबल बिड क्या है, ठीक है? सो यूजिंग दीज़ 3 वेरिएबल्स बिड्स, प्लेसमेंट्स एंड बिडिंग स्ट्रैटेजी, हम अमेज़न को एक रेंज अलाउ करते हैं कि हमारी बिड जो है वो यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, ठीक है? और उसकी बेसिस पे हमें इम्प्रेशंस या क्लिक्स जो प्लेसमेंट्स हैं, हमारे एड्स जो विज़िबल होते हैं, वो उस बिडिंग सिस्टम की वजह से होते हैं। अच्छा, बिड चली गई हमारी ऑक्शन सिस्टम में, ठीक है? अब ऑक्शन में क्या है? ऑक्शन में बेसिकली जो रूल अप्लाई करता है अमेज़न, वो करता है सेकंड प्राइस ऑक्शन रूल। अब सेकंड प्राइस ऑक्शन रूल क्या है? सेकंड प्राइस ऑक्शन रूल के मुताबिक आपकी बिड, अगर आपने कहीं पर प्लेसमेंट विन की है, ठीक है? आपका एड जो है वो विज़िबल हुआ है, उसने बिड विन की है, ठीक है? तो जो अमाउंट जो कॉस्ट पर क्लिक या सीपीसी आपको चार्ज होगा, दैट विल बी 1 सेंट हायर देन द सेकंड हाईएस्ट बिडर, ठीक है? ये ऑप्शन का रूल है कि मुझे सीपीसी जो अमेज़न चार्ज करेगा, वो 1 सेंट हायर होगी जो मुकाबले में जो कि सेकंड हाईएस्ट बिडर है, ठीक है? ये ऑप्शन का रूल है। सो इसको समझने के लिए कि डिफरेंट बिडिंग स्ट्रैटेजीज के मुकाबले में हमारे पास हमारी बिड जो है वो क्या-क्या हो सकती है और हमें सीपीसी जो है वो क्या चार्ज हो सकता है, ठीक है? तो उसका एक सिनेरियो यहाँ पर बिल्ड किया है मैंने कि अगर लेट्स से एक तरफ हमारे पास बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हम डायनामिक बिड डाउन ओनली के साथ जो है वो जा रहे हैं, ठीक है? और हमारी मैंने बिड सेट की है जो एक पर्टिकुलर टारगेट की वो बिड सेट की है वो $1 है। और मैंने टॉप ऑफ द सर्च पे 200% जो है 100% जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे प्लेसमेंट सेट की है और प्रोडक्ट पेजेस पे 50% जो है वो प्लेसमेंट सेट की है, ठीक है? एंड रेस्ट ऑफ द सर्च पे ऑब्वियसली वो अच्छा ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे $1 होना चाहिए, सही। रेस्ट ऑफ द सर्च पे मेरी वही बिड सेट होगी जो मेरी नॉर्मल बिडिंग सेट हुई हुई है, ठीक है? तो मेरी बिड रेंज क्या जाएगी अमेज़न के पास? क्योंकि मैं डायनामिक डाउन ओनली के साथ जा रहा हूँ, तो 1 सेंट से लेकर $1 तक रेस्ट ऑफ द सर्च के लिए, 1 सेंट से लेकर $1.5 तक, क्योंकि मैंने 50% जो है वो प्रोडक्ट पेजेस पे अलाउ किया हुआ है, ठीक है? तो 1 सेंट से लेकर 1.5 तक मेरी बिड रेंज जो है वो प्रोडक्ट पेजेस के लिए जाएगी और 1 सेंट से लेकर $2 तक मेरी बिड जो है मैक्सिमम रेंज जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे $2 तक जो है वो मेरी बिड रेंज जाएगी, ठीक है? अब ये मेरी बिड रेंज है जो कि अमेज़न के पास ये इन्फॉर्मेशन जा रही है कि मैंने इतना इस रेंज में जो है वो बिड किया है, ठीक है? अब मुझे उस बिड रेंज की बेसिस पे एक एड जो है मेरा प्रोडक्ट जो है वो एड विन कर लेता है, बिड विन कर लेता है और उसकी बेसिस पे उसको एक प्लेसमेंट मिल जाती है वहाँ पर। तो उसके अगेंस्ट अगर मुझे कोई क्लिक आता है, तो वो जो क्लिक चार्ज होगा, वो चार्ज होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि जो सेकंड हाईएस्ट बिडर ने वहाँ पर चार्ज किया था, ठीक है? अब लेट्स से इस सिनेरियो में मेरी जो
सेकंड हाईएस्ट बिड आ रही है वो 1.5 आई है, यानी जो कंपैटिटर है जो जिसने सेकंड हाईएस्ट बिड किया है उसने 1.5 बिड किया हुआ है, उसकी मैक्स रेंज जो है वो 1.5 है। ठीक है, अब मेरी मैक्स रेंज जो है लेट्स से कि टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट है और मेरी मैक्स रेंज उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए $2 तक की है। ठीक है, अब $2 मुझे अमेज़न चार्ज नहीं करेगा, मुझे चार्ज करेगा 1.5 1.51। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाईएस्ट बिडर था उसकी बिड जो थी वो 1.5 थी। इसी तरीके से अगर सेकंड हाईएस्ट बिड जो है वो 2.5 हो जाए, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर प्लेस में क्योंकि मेरी मैक्स रेंज जो है अगर मैं कंसीडर करूं कि ये 2.5 जो है वो टॉप ऑफ द सर्च के लिए है, ठीक है? और मेरी टॉप ऑफ द सर्च के लिए जो मैक्सिमम बिड है वो $2 है। तो मेरा एड जो है यहाँ पर विन नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस कि ये जो बिडर है वो आउट ऑफ बजट चला जाए या मुझे कोई और लोएस्ट अपनी बिड जो है वो कम कर दे, ठीक है? लेकिन अगर ये 2.5 की बिड किया हुआ है तो मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मैं इतनी बिड कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? और मेरी बिड जो है वो मैक्सिमम $2 तक जाएगी, तो मेरे पास यहाँ पर सीपीसी या मुझे मेरा ऑप्शन जो है, मेरी कैंपेन जो है वो ऑप्शन विन ही नहीं करेगी। अप एंड डाउन में आ जाते हैं, तो अप एंड डाउन में क्योंकि फ़र्क ये होता है कि अप एंड डाउन में एक तो सबसे पहले हम बिडिंग स्ट्रैटेजी की वजह से अलाउ कर रहे हैं अमेज़न को कि मेरी जो नॉर्मल एक टारगेट बिड सेट हुई है उसको 100% से इंक्रीज़ कर दो ऑन एवरी प्लेसमेंट। तो वो एप्लीकेबल हो जाता है टॉप ऑफ द सर्च पे भी, प्रोडक्ट पेजेस पे भी, रेस्ट ऑफ द सर्च पे भी। ठीक है? अब वो एक तो मैंने डायनामिक बिड अप एंड डाउन की वजह से 100% को इंक्रीज़ किया, देन टॉप ऑफ द सर्च पे मैंने 100% प्लेसमेंट परसेंटेज जो है वो सेट किया। प्रोडक्ट पेजेस पे 50% प्लेसमेंट परसेंटेज जो सेट किया और रेस्ट ऑफ द सर्च पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम प्लेसमेंट सेट कर सकें। तो वहाँ पर मेरी बिड जो है वो वही कंसिडर होगी जो कि मेरी मैक्स बिड जो है वो वहाँ पे जा सकती है। सो मैंने बिड सेट की यहाँ पे $1 की, डायनामिक बिड अप एंड डाउन की वजह से वो $2 यानी 100% इंक्रीज़ हुई $2 और वो $2 पे 100% इंक्रीज़ मज़ीद हुआ, टॉप ऑफ द सर्च पे वो $4 हो जाएगी। इसी तरीके से $1 की बिड थी, इंक्रीज़ होके अब बिडिंग स्ट्रैटेजी की वजह से इंक्रीज़ 100% इंक्रीज़ हुई, $2 हो गई। प्रोडक्ट पेजेस पे 50% एप्लीकेबल है, तो प्रोडक्ट पेजेस पे वो मैक्स रेंज जो है वो $3 कंसिडर होगी और जो रेस्ट ऑफ द सर्च पे है, उस पे $1 ही और $2 कंसिडर होगी क्योंकि अप एंड डाउन की वजह से 100% इंक्रीज़ कर सकती है, तो $1 इंक्रीज़ होके $2 तक हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरी जो बिड रेंज बनती है फ्रॉम 1 सेंट टू $4 कंसिडरिंग टॉप ऑफ द सर्च, 1 cent to $3 considering product pages and 1 cent to $2 considering rest of the search। ठीक है, ये मेरी बिड रेंज है जो कि मैंने अलग-अलग प्लेसमेंट के लिए सेटअप की हुई है। अब यहाँ पर अगर वही सेम सिनेरियो हो कि सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो 1.5 बिड करता है, तो मुझे सीपीसी जो है 1.51 की बेसिस पे 1 सेंट ज़्यादा की बेसिस पे मुझे वो प्लेसमेंट जो है मैं विन कर सकता हूँ, ऑप्शन विन कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर सेकंड हाईएस्ट बिडर अपनी बिड इंक्रीज़ कर देता है, 2.5 पे चला जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऐसी प्लेसमेंट हैं, जहाँ पर मैं इस बिड रेंज को भी बीट कर सकता हूँ या इनसे ऊपर जा सकता हूँ। एक प्रोडक्ट पेजेस है, जहाँ पर मेरी मैक्स रेंज जो है वो $3 की है और एक टॉप ऑफ द सर्च है, जहाँ पर मेरी मैक्स रेंज जो है वो $4 की है। तो अगर ये बिड जो है, सेकंड बिड जो है वो वहाँ पर कंसिडर हो रही है, तो वहाँ पर मुझे सीपीसी जो है 2.51 के साथ मैं वो ऑप्शन जो है वो विन कर सकता हूँ। ठीक है? अब आते हैं फिक्स्ड बिड की तरफ कि फिक्स्ड बिड जो है वो डायनामिक से किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है इस सिनेरियो में। सो सर यहाँ वहाँ पे पर एक क्वेश्चन है मेरा। जी, जी, प्लीज़। यहाँ पे डाउन ओनली एंड अप एंड डाउन को मैंने सिनेरियो के अंदर यूज़ किया है कि मेरे पास 900 प्लस रेटिंग है एक लिस्टिंग के ऊपर। हुँ, हुँ, अब इन दोनों के ऊपर मैंने थोड़ी सी टेस्टिंग की थी। हुँ, हुँ, डाउन ओनली क्योंकि कंपेन का बजट मैंने वो रखा हुआ है $5000 डेली का बजट, उसमें वो ठीक है, स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, उसका पूरा अनलॉक किया हुआ है। सही है। उसमें जब मैंने डाउन ओनली लगाया सेम कंपेन के ऊपर, तो उसका जो कंजम्पशन थी वो $100 के करीब थी डेली की। हुँ, लेकिन जब मैंने अप एंड डाउन लगाया तो $500 के डेली बजट के अंदर जो मुझे अलाउ हुआ था पूरे अकाउंट पे, उसके अंदर $300 पर डे स्पेंड होना शुरू हो गया सिर्फ एक कंपेन के अंदर। सिर्फ मैंने ये किया कि अप एंड डाउन की स्ट्रेटजी यूज़ की। अब लिस्टिंग तो ओल्ड है, उसके ऊपर रैंकिंग भी है, लेकिन दोनों के स्ट्रेटजी सिर्फ मैंने बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करने से उसके अंदर एक कंपेन $100 डाउन ओनली के अंदर कर रहा था और सेम कंपेन अप एंड डाउन के अंदर $300 पर डे स्पेंड करना शुरू हो गया। हुँ, हालांकि बिड इतना ज़्यादा
चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। तो अब जब न्यू प्रोडक्ट है तो उसके अंदर ये कैसे वर्क करेगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है? मतलब अगर वहां पर देखिए, एक तो ये कि जब हम अप एंड डाउन, मतलब आपने डाउन ओनली से अप एंड डाउन पे शिफ्ट कर लिया, तो उसके उसका तो एक आई मीन और उसमें ज्यादा स्पेंड होने का एक लॉजिकल रीजन ये भी है क्योंकि आपकी बिड रेंज जो है वो इंक्रीज कर गई, डेवलप हो गई। तो उसकी वजह से ज्यादा स्पॉट्स जो हैं, ज्यादा विजिबल स्पॉट जो हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो गए, एक्सपेंसिव स्पॉट जो है वो मिलना स्टार्ट हो गए। एक्सपेंसिव स्पॉट कौन से होते हैं? जहाँ पे विजिबिलिटी ट्रैफिक जो है वो ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा ट्रैफिक आया, ज्यादा क्लिक आया, ज्यादा क्लिक की वजह से आपको स्पेंड जो है वो ज्यादा स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो वो बड़ा उसका लॉजिकल रीजन है कि वो अप एंड डाउन पे अगर आप शिफ्ट करते हो तो ट्रैफिक इंक्रीज होने की वजह से आपका स्पेंड भी जो है वो इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर अ, क्योंकि अगर हम एक न्यू लॉन्च करते हैं तो वहां पर ये चीज जो है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि एक आपने शायद काफी दफा ये नोटिस किया हो कि पीपीसी मैनेजर जो है, जो न्यू बिगनर्स होते हैं, वो एक इशू रेस करते हैं। वो ये होता है कि हमारी लिस्ट के ऊपर जो है ना, वो हमारी कैंपेन के ऊपर इंप्रेशंस नहीं आ रहे। अच्छा, इंप्रेशंस अगर आप उनसे जो दूसरा सवाल करें कि आपने बिल्डिंग स्ट्रैटेजी जो है वो क्या सेलेक्ट की हुई है, तो वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में बताते हैं कि उन्होंने डायनामिक बिड्स के ऊपर जो है वो उन्होंने बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है सेट की हुई है। अब डायनामिक बिड की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि अमेज़न बहुत सारी जगहों पर आपके इंप्रेशन जो है वो सप्रेस कर देता है। क्यों? क्योंकि आपके कोई कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है, उसके पास ऑडियंस का प्रोफाइल नहीं है, तो उसे नहीं समझ में आ रहा होता कि कौन से कीवर्ड्स पे, कौन से टारगेट्स पे बिड जो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। ठीक है? सो वहाँ पर ये इश्यू आता है। फिक्स्ड बिड में आई मीन ये रूल से हम अमेज़न को निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है हमें कि हमारी लिस्ट के ऊपर अगर तो हमने बिड्स जो हैं वो एक्यूरेटली सेट की हैं, इनफ सेट की हैं कि जो उन पर्टिकुलर स्पॉट्स के ऊपर प्लेसमेंट्स विन कर सके। तो अगर हमने फिक्स बिड के साथ जाते हुए इतनी बिड सेट की हैं, तो उसकी बेसिस पे इंप्रेशंस जो है ना, वो अब आपको विद इन द सेम डे या विद इन सम टाइम, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि विद इन 1 आवर और 2 आवर्स जो है वो न्यू ऑन अ न्यू लॉन्च इस इंप्रेशंस जो हैं वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? सो आई बिलीव कि डायनामिक पे थोड़ा-सा एक तो रिस्क है कि आप वो ट्रैफ़िक और जिस ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आप नहीं जा पाओगे। अ, ये चीज़ जो है ना, वो वहाँ पर एक न्यू लॉन्च में प्रॉब्लम करेगी क्योंकि हिस्ट्री ना होने की वजह से। तो इसको 1 मंथ के बाद हम लोग डाउन ओनली पे शिफ्ट करवा दें, ऐसा हो सकता है? डिपेंड ये कि देखिए, मैं मोस्टली आई मीन मैं अगर मैं पर्सनल अपना ओपिनियन दूँ, तो मैं फिक्स बिड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है? लेकिन कंसिडरिंग के डायनामिक ऑब्वियसली डायनामिक बिड्स को हम कहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं? वो यूटिलाइज़ेशन उसके कुछ स्पेसिफिक केसेज़ हैं कि कहाँ पर डायनामिक बिड को यूज़ किया जा सकता है। वो एक तो ये हो सकता है कि मैं अपनी कन्वर्जन या रिसर्च कैंपेन्स जो हैं, वहाँ पर डायनामिक बिड जो है, ख़ास तौर पे डाउन ओनली, वो यूटिलाइज़ कर सकता हूँ डाउन ओनली को कि अगर लेट्स से मैं एक ऑटो कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ या मैंने एक कैंपेन सेटअप की है जो कि ब्रॉड कैंपेन है। उसमें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ नए-नए टारगेट्स को और थोड़ा-सा मैं ब्रॉड जा रहा हूँ, रूम दे रहा हूँ अपनी कैंपेन्स को, ठीक है? सो वहाँ पर मैं अमेज़न को अलाउ कर रहा हूँ कि भई आप जो है कन्वर्जन की बेसिस पे मेरी बिड्स में जो है वो वेरिएशन करो, ठीक है? चेंजेस करो, ठीक है? मैंने अमेज़न को उन कैंपेन्स पे अलाउ कर दिया। इसी तरीके से अप एंड डाउन जो है वो मैं उस पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकता हूँ कि जहाँ पर मेरे लिए स्पॉट जो है ना बड़ा कीमती है। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, लेट्स से टॉप ऑफ द सर्च है, किसी इंडिविजुअल कीवर्ड के ऊपर या किसी एसिन के ऊपर या कोई भी टारगेट हो मेरा, लेकिन वहाँ पर मेरा एक पर्टिकुलर स्पॉट जो है वो मेरे लिए बड़ा क्रूशियल है, मेरी कैंपेन्स के लिए, मेरी ओवरऑल रैंकिंग के लिए। तो वहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि मेरा ऐड जो है वो वहाँ से नीचे आ जाए बिकॉज़ ऑफ द लो बिड या मैंने अपनी बिड जो है वो ऑप्टिमाइज़ की हुई है। या किसी कॉम्पिटिटर ने जो है वो बिड जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट पे इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है? तो इस सिनेरियो में मेरे लिए जो वायबल सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि मैं बार-बार जाके अगर मैंने फिक्स बिड पे गया, मैंने अपनी कैंपेन सेटअप की हुई है या डाउन ओनली पे सेटअप की हुई है, तो मैं बार-बार इतना फ्रीक्वेंटली तो जाके मॉनिटर नहीं करूँगा कि मेरा ऐड जो है वो वहाँ पे शो हो रहा है, नहीं हो रहा। और मैं बार-बार जाके अपनी प्लेसमेंट या बिड्स को जो है वो अल्टर करूँ। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे मेरा स्पॉट इम्पोर्टेंट है, मैं डायनामिक अप एंड डाउन को यूज़ करूँगा ताकि अगर मेरा कंपैटिटर बिड्स इंक्रीज़ भी करता है, तो मेरे पास मेरी कैंपेन के पास इनफ रूम हो कि वो अपनी मैक्स रेंज जो है वो इंक्रीज़ कर दे। मीन्स कि आपका जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है या इम्पोर्टेंट कैंपेन्स है उनके अंदर सारी बात कंट्रोल की है कि आप जितना कंट्रोल कर सके उनको करना है। एग्ज़ैक्टली।
सो वो डिपेंड करता है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए वहां पे एक पर्टिकुलर, तो आप डायनामिक बिड अप एंड डाउन की तरफ जा सकते हो कि मुझे बस हर हाल में ये स्पॉट लाजमी चाहिए, तो मैं अप एंड डाउन पे जाऊंगा, चाहे उसका सीपीसी $2 है, चाहे उसका सीपीसी जो है वो $3 है, ठीक है। तो मैं अप एंड डाउन यहाँ पे अडॉप्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर वहां पे मुझे सिर्फ प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर सीपीसी के ऊपर ही चाहिए, तो मेरे लिए फिर ऑप्शन बनता है कि मैं फिक्स बिड के साथ जाऊं, डाउन ओनली के साथ भी नहीं जाऊं, क्योंकि डाउन ओनली पे अगर मेरा बाउंस रेट जो है या कन्वर्जन रेट जो है वो लो हो गया वहां पर, सो हो सकता है कि अमेजोन जो है वो उसको डाउन कर दे। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव हम अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज कर सकते तो हम जो है ना अप एंड डाउन तभी यूज करेंगे सपोजली हमारा जो है ना ऐसा कीवर्ड है, मतलब जिसपे जो है ना हमारा सेल शेयर जो है ना बहुत ज्यादा हाई हो, हैं। तो उस केस में हम पे जो है ना ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें डाउन अप एंड डाउन पे, कि जहाँ पे हमें हमारा स्पॉट बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सबसे ज्यादा कन्वर्जन वहीं वहीं से हमें आएगी, क्योंकि सबसे सर्च वॉल्यूम उनका है। इसको मैं केस स्टडी की बेसिस पे आपको, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, ठीक है, जिनकी जहां पर टॉप ऑफ द सर्च जो प्लेसमेंट है, अगर आपने, और मेन कीवर्ड के ऊपर, अब ये अब ये एक प्रोडक्ट है पुशपिन्स, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर चंक है, ठीक है, वो एक तो अमेजोन खुद बैठा है यहाँ पर, ठीक है, और स्पॉन्सर्ड रैंक से पहले बैठा हुआ, उसकी फीचर्ड ऑफर आ रही है, ठीक है। अमेजोन चॉइस बैच भी है उसके पास। इसके अलावा एक जो पर्टिकुलर सेलर है, ये कॉम्पिटिटर, ठीक है, इसका भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट कोई 15,000 रिव्यूज हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैनेज करते हुए यहाँ पर जब भी हम अपना स्पॉन्सर्ड रैंक टॉप ऑफ द सर्च पे लूज करते थे, ठीक है, अब उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। उसका रीजन ये हो सकता है कि हमने बिड कम कर दी, उसका रीजन ये हो सकता है कि कंपैटिटर्स जो हैं जो वहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पे प्लेस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बिड जो है वो इंक्रीज कर दी, तो मैं अब मेरी प्रोडक्ट जो है या मेरी कैंपेन जो है वो बिड ऑप्शन जो है वो विन ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि उसका उसका उसकी बिड जो है वो लिमिटेड थी। तो जिस भी रीजन की वजह से अगर यहाँ से जब भी मेरा एड जो है वो रिमूव हो जाता था या वो रेस्ट ऑफ द सर्च की तरफ शिफ्ट हो जाता था, उसकी वजह से होता क्या था कि ओवरऑल सेल जो है वो डाउन हो जाती, और उसका इफेक्ट जो है वो इवेंचुअली ऑर्गेनिक रैंकिंग पे पड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो मेजर सेल्स है वो इसी कीवर्ड से जनरेट हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सेल जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो मेजर आपका जो मार्केट शेयर है वो आप लूज कर जाते हो, या वो अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज कर जाते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी, अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप मतलब हम इसका ब्रांड एनालिटिक्स में जाके इन प्रोडक्ट्स का जो टॉप के 3 प्रोडक्ट्स हैं उनका कन्वर्जन शेयर्स देखें, ठीक है, या आप प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में इसको एक्सप्लोर कर सकते हो कि वहां पर जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास कितना शेयर है, ठीक है। सो अगर वो 50% से ज्यादा है, सो दैट मीन्स कि उनकी कीवर्ड की प्लेसमेंट जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उनके ऊपर अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर, दैट मीन्स कि हमारी अच्छा, यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पे देखें, ये इस पर्टिकुलर निश का बता रहा है कि टॉप 5 ब्रांड के पास जो क्लिक शेयर है वो लास्ट 90 डेज में 68% है, और 360 डेज में 74% तक शेयर जो है वो टॉप 5 प्रोडक्ट के पास है। और इसमें अगर मैं कीवर्ड्स की जाके बात करूं कि अगर मुझे कीवर्ड इसी पर्टिकुलर निश से रिलेटेड जो है, मैं जाता हूँ ब्रांड एनालिटिक्स पे, और यहाँ से मैं अमेजोन सर्च में जाता हूँ और इस पर्टिकुलर कीवर्ड का मंथली ले लेते हैं, खास का वर्क वाला है। अच्छा, यहाँ पर आपको कन्वर्जन शेयर नजर आ रहा है, ठीक है, टॉप 3 के पास। फर्स्ट के पास 26% है, सेकंड के पास 27, ऑलमोस्ट 27% है, ठीक है, थर्ड के पास ऑलमोस्ट 11% है। सो दैट मीन्स कि ये 26 प्लस 27 प्लस 11, 64% जो है वो टॉप 3 एसिंस जो है वो ट्रैफिक
कन्वर्जन जो है वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट सजेस्ट कि ये बहुत कंपेटिटिव मार्केट्स हैं, और अगर यहाँ पर आप टॉप पे नजर नहीं आओगे, तो आपका जो चंक है या मार्केट शेयर है, वो रिमेनिंग 35-30% में से ही आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। सो इन सिचुएशंस में हमारे लिए उस पर्टिकुलर पोजीशन को, टॉप ऑफ द सर्च को ग्रैब करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली जो है वो बिड इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्वियसली हम डेली बेसिस, आई मीन हम 24 घंटे तो किसी कैंपेन के सामने नहीं बैठे होंगे ना। सो हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए डायनामिक बिड अप एंड डाउन जो है वो हमारे लिए एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है कि जो जिसकी बेसिस पे हम एक सर्टेन रूम क्रिएट कर लेते हैं अपनी कैंपेन के लिए, ठीक है। लेट्स से $1 का, $1.5 का, ठीक है, हमने रूम क्रिएट कर लिया है कि अगर इतना चेंज आता है तो मेरी कैंपेन जो है फिर भी उसको मैनेज कर लेगी और वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो जहाँ पर सिनेरियो ये है कि टॉप ऑफ द सर्च बड़ा क्रूशियल है, मार्केट शेयर जो है वो मेजर वहीं पर है, उसके लिए डायनामिक बिड अप एंड डाउन जो है बहुत रेलेवेंट बिडिंग स्ट्रैटेजी बनती है और इफेक्टिव बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो बनती है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया था कि in dynamic bidding strategies there is a term likelihood, can you please elaborate this term? जी, हमारे पास ये जो बिडिंग स्ट्रैटेजी में जो लाइक्लीहुड का वर्ड है ना, बेसिकली ये है कि अमेज़न को क्या लगता है कि ये इसके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइज हो रही है, ठीक है, मैं जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो कैंपेन रन कर रहा हूँ, इसके क्या चांसेस हैं एक पर्टिकुलर जो मैंने कीवर्ड टारगेट में ऐड किया है उस पे कन्वर्ट होने के। लाइक्लीहुड इज द चांसेस ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। सो वो उस लाइक्लीहुड या उस चांसेस की बेसिस पे मेरी बिड जो है वो इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। अगर अमेज़न को लगता होगा कि कन्वर्ट हो सकता है, वो बिड इंक्रीज कर देगा, अगर अप एंड डाउन सेलेक्ट की हुई है तो। और अगर डाउन ओनली सेलेक्ट की हुई है तो वो और अमेज़न को लगता है कि हाँ कन्वर्ट हो सकता है, तो वो बिड नॉर्मल रेंज पे रखेगा जो बिड मैंने सेट की हुई है। लेकिन अगर उसे लगता है अमेज़न को कि ये बिड जो है नहीं, ये कन्वर्ट नहीं होगा इस पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर, तो वो उन बिड्स को जो है वो लोअर डाउन कर सकता है। अप एंड डाउन में अगर उसको लगता है तो वो इंक्रीज भी कर सकता है, सही। लेकिन फिक्स बिड में उसके पास इस तरह का कोई ऑप्शन या रोल जो है वो हम अमेज़न को नहीं दे रहे, तो वो अवॉइड हो जाता है। वहाँ पर अमेज़न उसकी बेसिस पे कोई चेंजेस जो है वो नहीं करेगा। तो फिक्स बिड हम फिर कितना टाइम बाद चेंज करेंगे, किस हिसाब से चेंज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है? देखिए, एक रिकमेंडेड, अगर आपके मतलब आप लेट्स से कोई कैंपेन मैनेज कर रहे हैं, और ऑप्टिमाइजेशन आप करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं, सो उनके इम्पैक्ट जो है ना उसको 3 से 4 दिन लगते हैं नज़र आते हुए। क्योंकि अगर आप लेट्स से कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, इवन अगर आप कोई नई कैंपेन सेटअप कर रहे हैं और उसके अलावा आप अपनी ऑफर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, लेट्स से आपने प्राइस चेंजेस किए हैं, सो उसका इम्पैक्ट भी जो है ना वो आपको एक्चुअली 3 दिन तक नज़र आता है, यानी 3 दिन के बाद उसका इम्पैक्ट, एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है। तो अगर आप चेंजेस करें तो उसमें एटलीस्ट ये कि 3 दिन का गैप ज़रूर दें नेक्स्ट सेट ऑफ चेंजेस करने के लिए या नेक्स्ट ऑडिट करने के लिए, ताकि आपको 3 दिन का डाटा मिल सके और उसकी बेसिस पे फिर आप अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी या ऑप्टिमाइजेशन जो है वो डिसाइड कर सकें। सर अगर हम वैसे डायरेक्ट 1.2 फिक्स बिड में अगर बिड करते हैं किसी कीवर्ड पे 1.2 डॉलर, और या हम ये करें कि उसको बिड जो है वो $1 करें और टॉप ऑफ सर्च में जाके उसको 20% की वो दे दें लेवरेज, इन दोनों केसेस में हम सेम स्पॉट इवन करेंगे? इसको किस तरह अमेज़न का एल्गोरिथम लेके चलता है फिर? देखिए, अगर मैं बिड 1.5 करता हूँ तो वो तो बिड जो है वो मेरी तीनों प्लेसमेंट के लिए काउंट होती है ना। मतलब वो उसमें मुझे रेस्ट ऑफ द सर्च पे भी स्पॉट मिल सकता है, मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे भी मिल सकता है, मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों पे अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च है कि मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे अपना ऐड जो है वो नजर आना चाहिए, सो उस सिनेरियो में मैं अपनी नॉर्मल बिड जो है वो कम रखूंगा। मैं 5 सेंट्स रख सकता हूँ, मैं 60 सेंट्स रख सकता हूँ, मैं 40 सेंट्स रख सकता हूँ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी रिक्वायरमेंट है। और मैं अपनी टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट की तरफ जो है वो उसको इंक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर स्पॉट पे अपना ऐड चाहिए, मुझे प्रोडक्ट पेजेस पे कन्वर्जन नजर नहीं आ रही तो मैं उसको टारगेट नहीं करना चाहता, मुझे रेस्ट ऑफ द सर्च पे कन्वर्जन नजर नहीं आ रही तो मैं उसको टारगेट नहीं करना चाहता, ठीक है। या मेरे रैंकिंग ऑब्जेक्टिव हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर कीवर्ड से जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए, या मुझे एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, तो वो सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो ड्राइव हो सकते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लिक्स जो है वो मेरे पास आए। और वो क्लिक जो है वो ज़्यादा कहाँ पर आते हैं, वो टॉप ऑफ द सर्च पे आते हैं, ठीक है। तो मैं इस वजह से अपनी प्लेसमेंट जो है वो टॉप ऑफ द सर्च रखना चाहता हूँ। सो मैं इस सिनेरियो में बिड जो है वो कम रखूँगा, इतनी कम कि मेरा ना वो नॉर्मल बिड जो है मेरी प्रोडक्ट पेजेस पे ऐड विन ना कर सके,
रेस्ट ऑफ द सर्च पे ऐड विन ना कर सके, और टॉप ऑफ द सर्च को इतना इंक्रीज कर दूंगा कि मेरी नॉर्मल बिड जो है वो मल्टीप्लाई होकर टॉप ऑफ द सर्च के लिए विनेबल बन जाए, और वो वहां पे ऐड जो है वो विन कर सके। ठीक है सर, समझ आ गई इस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, तो हम फिक्स बिड की बात कर रहे थे कि फिक्स बिड में जो एक पर्टिकुलर बेनिफिट जो नजर आता है ना, वो यही नजर आता है कि यहाँ पर मेरी जो बिड रेंज है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है। अमेज़न के पास जो डायनामिक बिड में जो अलाउ हो रहा था कि वो 1 सेंट तक भी मेरी बिड जो है वो डिक्रीज़ कर सकता है, अगर वो डायनामिक बिड्स में है। तो फिक्स बिड में वो अलाउ नहीं होता, तो मेरी बिड जो है वो स्टैंड करती है अपनी जगह पर। और अगर उस बिड रेंज में मुझे कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं कोई ऑप्शन विन कर सकता हूँ, सो वहाँ पर मेरे लिए चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, मेरा ऐड जो है वो नज़र आ जाएगा। इसी बेसिस पे मेरे इम्प्रेशंस जो हैं वो जल्दी बिल्ड हो जाते हैं इन द फिक्स बिड, क्योंकि वहाँ पे बिड जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही। इसी वजह से मेरे रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर मेरा ऐड जो है वो विज़िबल होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि अमेज़न के पास क्या लाइक्लीहुड है कन्वर्जन की, ठीक है? सो जब मुझे पता है कि मेरे मेन कीवर्ड्स ये हैं, इस पे मेरी रेलेवेंट ऑडियंस है, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट स्पेंड भी करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर, तो मेरे लिए फिक्स बिड इस सारे सिनेरियो में एक आइडियल सिचुएशन देता है कि मैं खुद डिसाइड करूँ कि मुझे कितना स्पेंड करना है और क्या बिड जो है, किन कीवर्ड्स के ऊपर मैं बिड जो है वो अलाउ कर रहा हूँ। जी, अफ़ान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इसके अंदर जो आपने ये स्ट्रेटजी बताई है अभी कि बिड इतनी लो कर दें कि आपकी आवाज़ अफ़ान सर्च या डिस्टॉर्ट हो रही है। प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर वो शो ना हो। अ, सर मैं लिख कर क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे, इंटरनेट का शायद श्योर, इशू है, आप मैं चैट कर कर लीजिए। देता हूँ, आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मतलब ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हमने देख ली, ऑक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो अब हमारे पास एक क्लैरिटी आ गई है कि हमारी बिड जो है वो किस तरीके से वर्क करेगी। इसी तरीके से अगर लेट्स से फिक्स्ड बिड जो है, यहाँ पर भी वही ऑक्शन सिस्टम जो है वो उसी तरीके से अप्लाई होता है कि बिड तो मैंने $1 कर दी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी वही सेम रूल जो सेकंड हाईएस्ट बिडर वाला जो रूल अप्लाई होता है, ठीक है? वही सेम रूल अप्लाई होगा और उसी की बेसिस पे मुझे सीपीसी जो है, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने $1 सेट किया हुआ है, सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो उसने 50 सेंट सेट किया हुआ है तो मुझे $1 चार्ज होगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऑप्शन की बेसिस पे जो अमेज़न का रूल है, मुझे 51 सेंट्स ही चार्ज होगा, और उससे ज़्यादा नहीं होगा अगर वो सेकंड हाईएस्ट बिडर जो है वो 50 सेंट्स का है।